आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट फिजिक्स के 2012 में जो भी मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन है वो सारे ही हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। So our first question is identify the correct statement for the following vectors. A vector is equal to 3 I cap plus 2 j cap and B vector is equal to I cap plus 2 j cap. ठीक है, इसमें से हमें बताना है कि ये दोनों वेक्टर जो हमें गिवन है ये कौन सा वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है या ऑर्थोगोनल है या नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, तो इसका शुरुआत हम कैसे करेंगे। देखिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही वेक्टर का जो मैट्रिक्स फॉर्म बनता है उसका डिटर्मिनेंट को देखते हैं। अगर वो जीरो नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और अगर जीरो आ रहा है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो अब देखिए, गिवन वेक्टर्स A vector is equal to 3 I cap plus 2 j cap and B vector is equal to I cap plus 2 j cap। ठीक है, अब देखिए हम इसका कैसे मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं A1 A2। ठीक है, क्योंकि ये A वेक्टर है तो हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म कुछ ऐसे लिखेंगे A1 दिस इज A2, ये हो गया B1 एंड B2। अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए इसका वैल्यू होगा 3 2 दिस इज 3 दिस इज 2 और ये हो गया हमारा 1 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट हम देखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 6 minus 2 is equal to 4। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो हमारा जीरो नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस इट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन बाकी तीन भी हमें देखना है। तो चलिए बी ऑप्शन देखते हैं। ये हो गया हमारा ए ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, तो ये हो गया ऑर्थोगोनल कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑर्थोगोनल कंडीशन में हम करते हैं कि अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो है तो ऑर्थोगोनल होगा और अगर जीरो नहीं है तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। अब देखिए ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी अगर हम करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस एंड दिस इज 4, तो ये जो क्वांटिटी है ये भी हमारा जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, देन ए एंड बी आर नॉट ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं है। अब सी नंबर देखते हैं, दिस ये तो हो गया, सी हो गया, दिस इज सी। और अब हम देखते हैं डी नंबर, द वेक्टर्स आर नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज्ड हम कैसे चेक करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे ए का तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कभी भी जीरो नहीं आएगा, देन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड बी का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारा जीरो कभी नहीं आएगा। ठीक है, देन इट इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए नंबर। ठीक है, 1 का जो आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू निकालना है। इसको हम दो मेथड से करेंगे। ठीक है, एक होगा हमारा शॉर्टकट मेथड और एक होगा हम इसका प्रॉपर पूरा आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहला चलिए देखते हैं हम पूरा इसका आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल टू ए माइनस लेमडा इंटू आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 0 1 0 और 1 0 1 0 1 0, ये हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इसका आइगन वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस लैम्डा 1 0 1 0 माइनस लैम्डा 1 0 1 0 माइनस लैम्डा। इसका अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इज इक्वल टू जीरो आएगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आ गया माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर, ये हो गया -1। ठीक है, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये देखिए 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 -1 और ये हो जाएगा हमारा दिस इज 1। ठीक है, तो ये हो गया -1 और ये हमारा आ गया दिस इज माइनस लैम्डा, ये हो गया -0। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आया, माइनस लैम्डा
इसको अगर हम अंदर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज प्लस लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, दिस इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया, एक आइगन वैल्यू हमें मिल गया 3x3 मैट्रिक्स से, तो हमें 3 आइगन वैल्यू मिलेंगे, तो एक आइगन वैल्यू हमें मिल गया, इसको मैं लैम्डा 1 बोल देती हूँ। अब तो लैम्डा 1 का वैल्यू हमें मिल गया 0। अब देखिए हम दूसरा और तीसरा जो आइगन वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं, तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हो गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -2, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आइगन वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, बी ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आयोटा नहीं है, तो हम यहाँ पे एक दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। अब हम जानते हैं दैट ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये हमारा दूसरा मेथड है, देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस है, इसका जो सम होता है, ठीक है, वो हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यू के इक्वल होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो गया 0। ठीक है, 0 के इक्वल कब आएगा, जब हम इस ऑप्शन को लेंगे। देखिए 0 प्लस √2 माइनस √2, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो ये जो आइगन वैल्यू हमें मिलेगा वो ट्रेस के इक्वल होगा, इसलिए ये बी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर बी ऑप्शन जो है 0 माइनस √2 एंड √2, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, गिवन f वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस b वेक्टर where b वेक्टर इज इक्वल टू b नॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज ए कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये जो वेक्टर है वो कांस्टेंट वेक्टर गिवन है एंड r इज द पोजीशन वेक्टर। द वैल्यू ऑफ f डॉट dr का जो हम लाइन इंटीग्रल करेंगे वेयर c इज द सर्कल ऑफ द यूनिट रेडियस सेंटर्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है f डॉट dr का। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए हो गया f इज इक्वल टू r क्रॉस b, दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है। अब इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, गिवन b इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या है, b नॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और अगर हम पोजीशन वेक्टर लेना चाह रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो हम कैसे लेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर लेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है ये जो हमारा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल है f डॉट dr का, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, अगर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है तो लाइन इंटीग्रल जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में, सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको अब हम लिख सकते हैं f डॉट dr इज इक्वल टू, दिस इज सरफेस इंटीग्रल, और ये हमारा हो जाएगा कर्ल ऑफ f, और ये हो गया ds। ठीक है, लाइन इंटीग्रल को हमने सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, आपस में इक्वल है तो इसका वैल्यू इसके इक्वल हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं, ये हो गया s, अगर हम f का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो f का वैल्यू क्या होगा, दिस इज कर्ल ऑफ r क्रॉस b। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, नाउ यूजिंग द कर्ल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, यूजिंग कर्ल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम कैसे लेते हैं, देखिए अगर दो वेक्टर गिवन है, अगर मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि वो वेक्टर f क्रॉस g है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर है,
यहाँ पे जिस तरह से आपका आर क्रॉस बी है, उसी तरह मैंने ये जस्ट एक फॉर्मूला को रिमाइंडर करने के लिए मैंने ये लिया है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है जी डॉट डाइवर्जेंस, ठीक है, और ये एफ जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस एफ के साथ डाइवर्जेंस होगा, उसके बाद फिर जी बाहर आ जाता है, फिर प्लस एफ डाइवर्जेंस ऑफ जी, माइनस जी बाहर आ जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमें इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए इसका वैल्यू मैं एक बार और लिख देती हूँ। इसका वैल्यू हो गया इज इक्वल टू, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ आर क्रॉस बी। अब इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए इसका वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये होगा हमारा, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ, यहाँ पे तो आर ले लिए हैं, ठीक है, तो ये हमारा बी के बदले यहाँ पे, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लेंगे, ये है हमारा जी, ये है हमारा एफ और ये है हमारा जी, ठीक है। तो ये हो गया बी का डाइवर्जेंस, आर वेक्टर बाहर आ गया, माइनस ये हो गया आर का डाइवर्जेंस, ये बी बाहर आ गया, प्लस ये हो गया आर वेक्टर, ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ बी, माइनस ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ आर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका जो पूरा वैल्यू होगा वो उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे, तो जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा उस लाइन इंटीग्रल के इक्वल। अब देखिए इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ये हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे b का वैल्यू हमें गिवन है, b का वैल्यू क्या है, बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट के कैप, ये मैंने लिख दिया। इसका वैल्यू मैं फाइंड कर रही हूँ, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो गया आई कैप डेल अपॉन डेल आर प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल, दिस इज एक्स, दिस इज वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आएगा। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आई कैप जो हो गया 1 हो गया, बी नॉट डेल अपॉन डेल एक्स प्लस बी नॉट डेल अपॉन डेल वाई प्लस बी नॉट डेल अपॉन डेल जेड। अब बाहर में क्या है, बाहर में देखिए आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का फॉर्मूला, या आर वेक्टर का वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब इसको अंदर लेके जाते हैं, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, बी नॉट, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो गया बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट के कैप। अब ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया बी वेक्टर के इक्वल, ठीक है, बी वेक्टर का, ये सिर्फ इसका वैल्यू है। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आर है तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वैल्यू हमें मिल गया आर का। उसके बाद फिर हम इसको डाइवर्जेंस करेंगे, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा, ये हमें मिल गया एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई, आई कैप जो है, आई कैप आपस में 1 हो गया, जे कैप भी 1 हो गया, तो ये हो गया जेड डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। उसके बाद फिर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप प्लस बी नॉट के कैप। अब ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। देखिए सिमिलरली ये जो वैल्यू होगा ये भी हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका क्या होगा, चलिए इसका फाइंड करते हैं। इसका हो गया, अगर हम डाइवर्जेंस ऑफ आर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसका वैल्यू हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका कितना वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया हमारा आई कैप, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी वेक्टर भी है, तो ये बी वेक्टर को हम यहाँ इंक्लूड करते हैं, तो ये बी वेक्टर यहाँ आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट, ये यहाँ पे वेक्टर नहीं होगा, जे कैप प्लस बी नॉट इंटू के कैप इंटू 3,
तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 3 इंटू बी वैक्टर। ठीक है, तो अब हमें सारे क्वांटिटीज़ का वैल्यूज़ मिल गया। चलिए अब हम पुट करते हैं सब में। तो इसका वैल्यूज़ क्या मिल जाएगा हमें, सरफेस इंटीग्रल, इसका फर्स्ट का वैल्यू कितना मिला, फर्स्ट का वैल्यू हमें मिला बी वेक्टर। ठीक है, तो हम बी वेक्टर यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो गया बी वेक्टर। उसके बाद फिर हमें 0 मिला था। ठीक है, उसके बाद ये जो वैल्यू था वो 0 था और ये वैल्यू भी 0 था और ये जो है वो था हमारा -3b। ये हो गया 0, ये माइनस, दिस इज हाँ -3b। अब देखिए इसका हम करेंगे, अब डिफरेंट इंटीग्रेशन करेंगे। ये हो गया ds, इसके इक्वल आ गया, तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2b आ गया। इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डॉट ds। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये 2b0 आई कैप प्लस जे कैप, दिस इज, वेट, अगर हम इसको हटा दे रहे हैं तो b0 अगर हम बाहर ले लेंगे तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, दिस इज बी वेक्टर। और ये 2 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ds का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, ये -2 बाहर आ जाएगा, इसका डबल इंटीग्रेशन b डॉट ds वेक्टर। ठीक है, अब हम इसका वैल्यूज लिखते हैं, ये हो गया -2, ये हो गया b0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देखिए ये एक सर्कल है। ठीक है, इसको हम एक पोलर कोऑर्डिनेट के तौर पे ले सकते हैं, तो इसका ds का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा डॉट r d थीटा एंड dr एंड दिस इज k कैप। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आ गया -2 और r का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से 1 तक और थीटा का वैल्यू होगा 0 से 2 पाई। तो ये कितना हो गया, ये हो गया b0 के कैप 1 हो गया, r d थीटा एंड दिस इज dr। ठीक है, ये -2 बाहर। अब r का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो गया r²/2, इसका हो गया 0 से 1 तक इंटीग्रेशन इनटू d थीटा का तो थीटा हो जाएगा और ये हो गया 0 से 2 पाई। तो इसका वैल्यू अब कितना मिल गया, -2, दिस इज बाई 2, 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, 1/2 हो गया, थीटा हो गया, ये हो गया हमारा 2 पाई और ये जो b0 वैल्यू यहाँ पे था ये रह गया। ठीक है, माइनस इंटू b0, अब ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -2 पाई इंटू b0। अब देखिए ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, -2 पाई इंटू b0, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। The value of integral, this is the integration line integration of e to the power 1 upon z dz using the contour c of circle with unit radius, mode of z is equal to 1 is। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया 44 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर 1 अपॉन जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या हो गया, ई टू द पावर 1 अपॉन जेड। ठीक है, पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, हमें क्या निकालना है, निकालना है ई टू द पावर 1 अपॉन जेड dz, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम आप जानते होंगे क्या होता है, और यहाँ पे जो चीज़ें हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो हम सबसे पहले यहाँ पे एक पोल निकालेंगे इसका, उसके बाद चेक करेंगे कौन सा पोल है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे रेसिड्यू निकालेंगे, फिर उस इंटीग्रेशन का पूरा वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंट सीरीज, according to Lorentz series, if f of z is analytic, ठीक है, अगर f of z analytic है then it can be expanded, okay, it can be expanded using Lorentz series। लॉरेंट सीरीज से हम इसको
एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉरेंट सीरीज क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 8 ए एन, ये हो गया जेड माइनस जेड नॉट इट द पावर एन। जेड नॉट जो है वो हमारा कोई भी एनालिटिक पॉइंट हो सकता है, और इसका वैल्यू हो गया एन इज इक्वल टू 1 बी एन जेड माइनस जेड नॉट माइनस एन का पावर, ठीक है। सो दिस इज प्रिंसिपल पार्ट, दिस इज प्रिंसिपल पार्ट, ओके। तो यहीं से हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो भी पोल है वो कौन सा पोल है, सिंपल पोल है या फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पोल है या फिर थर्ड ऑर्डर पोल है। यहाँ से ही हम निकालते हैं उस सारा वैल्यू। तो अब चलिए देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या हमें मिलेगा। यहाँ पे जो ए एन होता है और जो बी एन होता है वो भी वैल्यू में लिख देती हूँ। ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा एंड दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, और ये हो गया n+1। और बी एन का वैल्यू क्या होगा 1/2 पाई आयोटा, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड z माइनस जेड नॉट वेयर जेड नॉट इज एनी एनालिटिकल पॉइंट, ठीक है, डी जेड एंड माइनस n+1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये बी एन का जो वैल्यू होता है, ये बी एन का वैल्यू का नीचे का जो भी पावर होता है जेड माइनस जेड नॉट, ये जेड नॉट जो है वही हमारा एक कोई भी पोल माना जाता है। जैसे कि कहाँ पे हमें वो सिंपल पोल मिलेगा या सेकेंड ऑर्डर पोल मिलेगा। तो सो इफ, ये बस समझाने के लिए स्टेटमेंट है, सो इफ b1/z-a, ये वैल्यू हमें मिल गया, प्लस b2/z-a का स्क्वायर मिल गया, प्लस b3/z-a का क्यूब मिल गया, ठीक है। इस तरह से अगर आगे बढ़ता जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा सिंपल पोल, ये हो गया सेकंड ऑर्डर पोल, ये हो गया थर्ड ऑर्डर पोल, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, और ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर 1/z का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू। अब ये जो फंक्शन हमें गिवन है उसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो ये हो गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/z, ई टू द पावर दिस इज 1/z। अब हम एक्सपैंड करते हैं इसको, ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उससे हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, ये हो गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1+1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/z प्लस जो भी हमारा वैल्यूज आगे मिलता जाएगा, ये हो जाएगा 1+1/z 1/2 फैक्टोरियल, ये हो गया z स्क्वायर, ठीक है। आगे इस तरह एक्सपेंशन हमें बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए z जो हमें नीचे में मिल रहा है, ठीक है, z का जो नेगेटिव पावर होगा, जो भी नेगेटिव पावर होगा उसका हम पोल देखेंगे कि कहाँ पे वो एनालिटिक हो रहा है और कहाँ पे वो पॉइंट हमें फाइंड करने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हटा देती हूँ और देखिए यहाँ से इज इक्वल टू, नाउ हियर यहाँ पे क्या है z-0 है, ठीक है, और इस यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है। तो ये क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो एफ ऑफ z इज सिंपल पोल ऑफ पॉइंट एट z इज इक्वल टू 0, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 हमें मिल गया और ये पॉइंट हो गया और ये हमारा सिंपल पोल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, e/1/z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, ये इंटीग्रल कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं समेशन ऑफ रेसिड्यू, ठीक है, समेशन ऑफ रेसिड्यू। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें z इज इक्वल टू 0 पे मिल रहा है, ठीक है, सिंपल पोल हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए ये हो गया 8/1/z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, और रेसिड्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ 1/z। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 1/z क्या है, 1 है। तो ये कितना वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आ गया e टू द पावर 1/z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा, ठीक है। इसका वैल्यू हमें अब क्या मिल गया, 2 पाई आयोटा। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन का वैल्यू हमें मिल गया 2 पाई आयोटा, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है
वो भी हमारा सॉल्व हो गया। तो रेसिड्यू देखने का जो भी तरीका होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, जैसे कि 1/z का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम देखेंगे। और भी तरीके होते हैं रेसिड्यू फाइंड करने का, वो आगे के लेक्चर्स में और आगे के जो भी सॉल्यूशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम देखेंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक वाला रेसिड्यू फाइंड करने का तरीका है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।